हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले सीएसएस की यूनिट 5। इस वीडियो में हम यूनिट 5 को कंप्लीट देखेंगे। इसमें हम यूनिट 5 में क्या देखेंगे, यूनिट 5 में हम ऑल टॉपिक कवर करेंगे। यूनिट 5 के जो भी हमारे एज पर देयर एकेटिव लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इस यूनिट में सारे टॉपिक्स उनको कवर करेंगे, जिससे हमारे क्या हो जाएगी, पूरी यूनिट भी कवर हो जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और हमारे अच्छे से इसमें हमें पता चल जाएगी कि यूनिट में है क्या क्या। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, हम इस यूनिट में देखेंगे कि हमारा आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, साइबर लॉस क्या होते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ क्या होते हैं, उसके इश्यूज क्या होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स, इन सब के बारे में इस यूनिट में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी यानी ISC। अब ये है क्या, एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट टू प्रोटेक्ट इट्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के एक सेट ऑफ रूल्स है या वो गाइडलाइंस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। किस चीज़ के लिए फॉलो करती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास क्या होता है, उसका खुद का डेटा होता है जो कि वो नहीं चाहती कि कहीं भी वो हैक हो जाए, कहीं भी वो लीक हो जाए, वो किसी और के पास, अनऑथोराइज पर्सन के पास पहुंच जाए। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो इंफॉर्मेशन या वो टेक्नोलॉजीज या वो डेटा वो प्रोटेक्ट रहे अनऑथराइज यूजर से, हैकिंग से, इन सब चीज़ों से वो प्रोटेक्ट रहे, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का। बेसिक क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपनी इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो मैंने आपको बताया किससे प्रोटेक्ट करते हैं, वो साइबर अटैक से। साइबर अटैक्स हमारा कुछ भी हो सकते हैं, जैसे भी कि हमारा हैकिंग हो गया, अनऑथराइज एक्सेस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट आउटलाइंस हाउ एम्प्लॉयज एंड सिस्टम शुड हैंडल एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। ये भी बताते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी ये भी बताते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं। तो हर जो भी हमारा सेंसिटिव डेटा यानी जो हमारा बहुत कन्वेंशनल डेटा, जो कि हमारा डेटा बहुत प्रोटेक्टिव डेटा है, जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उस डेटा को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, उसी को गाइडलाइंस या कोई भी जो एम्प्लॉयज है, हम ऐसा तो है नहीं कि जो भी हमारा एज अ फ्रेशर्स हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय आया है, अभी वो आया है, तो हम उसे अपने डेटा को बोल देंगे कि जो हमारा सेंसिटिव डेटा है, जो हमारा बहुत कन्वेंशनल डेटा जो कि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, कि आप उसको क्या कर दो, आप उसको प्रोटेक्ट करो। ऐसा तो हम नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को प्रॉपर गाइडलाइंस बतानी पड़ेगी कि वो किस तरीके से हमारा जो सेंसिटिव डेटा है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। थर्ड पॉइंट क्या है, अ सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइनिंग हाउ टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम थ्रेट्स। यही मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये लिखा हुआ नहीं है, एक पूरा प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की सारी आउटलाइंस जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए, वो सारी जो गाइडलाइंस है उनको आउटलाइनिंग किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रेट से। थ्रेट यानी कोई भी खतरा, साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हैकिंग का, अनऑथराइज एक्सेस, लीक, डेटा लीक हो गया, ये सब चीज़ों से बचने के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है, पहला है प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, कि डेटा को प्रोटेक्ट करता है। हेल्प कीप इन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेफ फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस यूज। ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, सेव करता है अनऑथराइज यूजर से। यानी जो ऑथराइज यूजर्स है, जो सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ वो उनको डेटा प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज अनऑथराइज यूजर्स को प्रोटेक्ट मतलब अनऑथराइज यूजर एक्सेस नहीं कर सकते उस डेटा को बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। दिस इंक्लूड कस्टमर डेटा, कंपनी सीक्रेट्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारा डेटा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, कस्टमर का टोटल डेटा होगा, कंपनी के सीक्रेट्स होंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे बड़े बड़े प्लान्स होंगे। तो वो सब चीज़ें, हमारी डेटा लीक नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करता है, हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोटेक्ट करता है हमारा डेटा। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी कोई भी हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि साइबर थ्रेट्स आ जाते हैं काफ़ी सारे, तो हमारा क्या, कोई भी डेटा, हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, लीक हो गई, या हमारी कोई भी हैक हो गई है, तो वो रिस्क आ गया एक तरीके से। तो उस रिस्क को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की हेल्प से हम रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड प्रोवाइड मेजर टू प्रिवेंट देम। सबसे पहले हमारा मेन वर्क है कि उस जो हमारा थ्रेट आया है, जो भी हमारी खतरा आया है या जो भी रिस्क आया, पहले उसको आइडेंटिफाई करना कि वो है क्या,
वो कौन सा थ्रेड है, वो कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारी अकर हुई है, या कौन सा हमारा डेटा है, किस तरीके का मतलब उन्होंने हैक किस तरीके से किया है। क्योंकि आपको पता है कि जब हैकिंग होता है कि हैक कर लिया डेटा लीक हो गया, तो काफ़ी सारे एन नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो शायद ऐसा हो, पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि जैसा हमारा डेटा इस तरीके से हमारा हैक हुआ है कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले ऐसा हो चुका है। अगर हो चुका होगा तो उनके पास सॉल्यूशन होगा उस चीज़ का, तो हम उनसे बात करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उस रिस्क को मैनेजमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग इसका भी यूज़ करके कि हम वो आइडेंटिफाई करके हम सर्च करें कि वो पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो उनसे कांटेक्ट करें, उन्होंने किस तरीके से रिजॉल्व किया, उनके सॉल्यूशन को अप्लाई करें। ठीक है, दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस और साइबर अटैक्स। ये रिड्यूस करता है कि डेटा पे जो हमारा डेटा है उसके रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है कि उस पर साइबर अटैक्स ना हो सके। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट हमारा कंपाइलेंस। कंपाइलेंस क्या है, एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन। अब जो हमारे आप देखोगे इस टाइम पे एट द टाइम हमारा टोटली हम जो वर्क करते हैं वो क्या है, डिजिटलाइजेशन, यानी ऑनलाइन वर्क होता है ज़्यादातर। तो जब ऑनलाइन वर्क होता है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी काफ़ी सारी पॉलिसीज़, काफ़ी सारे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो डेटा है या जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सिक्योरली हो पाए। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की को भी क्या करना पड़ता है, रूल्स और रेगुलेशन यानी लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, उन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो किसके अंदर आता है, कंपाइलेंस के अंदर। तो मैंने अब तक इसके 3 मेन टॉपिक्स बताए, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंपाइलेंस। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एज द नेम सजेस्ट, कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंसी होती रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी जो आप वर्क कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली होता रहना चाहिए। तो प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो, एंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज हैंडल डेटा इन सिक्योर एंड कंसिस्टेंट मैनर। यानी कंसिस्टेंसी ये बताती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 एम्प्लॉयज़ ही वर्क कर रहे हैं, वही हमारे डेटा को देखे जा रहे हैं कि डेटा सिक्योर है नहीं है, कोई अनऑथराइज यूज़र तो एक्सेस नहीं कर रहा है, या किसी तरीके से हमारे पास वार्निंग तो नहीं आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे क्या है, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है तो हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि हर एम्प्लॉय हमारा हैंडल कर सके डेटा की सिक्योरिटी एक कंसिस्टेंट मैनर में। कंसिस्टेंट मैनर में किस तरीके से, ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल अच्छे से देख लिया, 1 महीने अच्छे से आप बिल्कुल अपने डेटा को रेगुलरली चेक कर रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग में, और 1 महीने बाद आप बिल्कुल नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको टाइम टू टाइम एक यानी आपको 15 डेज के अंदर, 10 डेज के अंदर टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपके डेटा सेफली है, उस पर कोई थ्रेट तो नहीं आ गया, उस पर कोई हैकिंग तो नहीं आ गया, या कोई भी उसके ऊपर कोई भी अटैक तो नहीं हो गया। तो कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रस्ट। अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन कब चलेगी, जब हमारे पास स्टेक होल्डर्स आएंगे, जब हमारे पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, जब हमारे पास वर्क आएगा। तो वर्क किस तरीके से आएगा, आपको कोई डेटा कब देगा, मैं अपना डेटा किसी के साथ शेयर कब करूंगी, जब मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ तभी मैं अपना डेटा किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करूँगी, कोई भी नहीं करेगा। तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो हमारे अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ वर्क कर सकें। अब वो किस तरीके से होगा, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो क्या है कि उसने किसी के साथ डील करी और उसका डेटा लीक हो गया, उसके ऊपर साइबर अटैक्स हो गए, क्या उसके पास और ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, नहीं आएंगी। क्यों, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो ऐसा रह चुका है कि उनके पास साइबर अटैक्स हो चुके हैं या उनका जो डेटा है वो लीक हो चुका है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं डील करेगी। तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रस्ट बिल्ड करना कि हमारे पास स्टेक होल्डर्स आए, हमारे पास और ऑर्गेनाइजेशन आए, हमारे पास प्रोजेक्ट्स हों या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे कर सकें। वही मैंने इसके अंदर लिखा है, बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर्स, पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग देयर डेटा। कि आप जो हमारे साथ डेटा शेयर कर रहे हैं आपका डेटा प्रोटेक्ट रहेगा। इस चीज़ की एश्योर करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उनका ट्रस्ट आप जीत पाए तो आपके साथ डील कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेगी। कोई आपको डेटा अपना, नॉर्मली भी कोई आपको डेटा शेयर नहीं करेगा अपना, कोई भी, जैसा व्हाट्सएप का एग्जांपल ले सकते हैं, आपको कब कोई अपना व्हाट्सएप का डेटा शेयर कर सकता है, जब आप पे वो ट्रस्ट करता है तभी वो कर सकता है। अगर ऐसा बैकग्राउंड हो आपका कि आप क्या करता है, डेटा को उसका देखते हैं, किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं या लीक कर देते हैं, तो आपको कोई और क्यों देगा अपना डेटा। इसी तरीके से अब की कंपोनेंट क्या है सिक्योरिटी पॉलिसी के,
access control, data protection, employee responsibility, training and awareness. These are the main key component. Access control की कौन कौन access control यानी कौन कौन access कर सकता है. अब n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, 1000 एग्जाम्पल के लिए ले लें कि 100 हमारे पास एम्प्लॉयज है कि 100 के 100 को हम एक्सेस दे देंगे कि आप वो डेट जो हमारा कन्वेंशनल डेटा है, जो हमारा सेंसिटिव डेटा है, कि आप जाओ और सब देख लो 100 के 100 एम्प्लॉयज. ये तो नहीं होगा. हम सिर्फ और सिर्फ 100 में से कितने मेंबर्स को, 5 मेंबर्स 4 मेंबर्स को सेलेक्ट करेंगे जिनको हम एक्सेस कंट्रोल देंगे कि आप ही हमारे, आपको पासवर्ड हमने बता दिए, आप जाके हमारे जो सेंसिटिव डेटा है उसको देख सकते हो या उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो या उसके अंदर कोई भी चेंजेस है तो वो आप कर सकते हो. तो दैट इज एक्सेस कंट्रोल. ये मैंने आपको ऐसे बता दिया. अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है तो आपको ब्रीफ में बताना है. डेटा प्रोटेक्शन. डेटा प्रोटेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, वही कि हमें डेटा का देखते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि डेटा हमारा प्रोटेक्ट है साइबर थ्रेट से. ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखने. एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज, अगर हमने 5 एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया तो 5 को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए कि उनके किस टाइम या कितना हमारा क्या, किस तरीके से डेटा को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से, या वो किस तरीके से डेटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं. तो वो एम्प्लॉयज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस. ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ट्रेन करते रहना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो अवेयर रहे, कि वो देखते रहें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे अवेयर रहें कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना आए. तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ा, फिर उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, फिर उसके की कंपोनेंट पढ़ी. अब यहाँ हमने इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी को कंप्लीट कर लिया. तो ये जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको अच्छे से ब्रीफ में लिख कर आना है. जितना मैंने बता दिया आप उतना लिख के भी आ जाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा इंडियन साइबर लॉ, कि इंडिया के अंदर साइबर लॉ क्या है या किस तरीके से. तो साइबर लॉ पहले हम पढ़ते हैं कि साइबर लॉ होता क्या है. साइबर लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न हाउ पीपल यूज द इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइसेस. अब हमारा आप एट द टाइम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स वगैरह क्या कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं. फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब का यूज़ करके कर रहे हैं. तो हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रस्ट है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सही हो रही है, वो बीच में कोई भी साइबर अटैक नहीं आएगा, या जिसको हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिसको हम पे करना चाह रहे हैं, किसी को हम पैसे भेज रहे हैं तो वो उसके पास तक पहुंच जाएंगे. तो वो क्या है, एक ट्रस्ट. वो किसने बिल्ड किया है, हमारी गवर्नमेंट ने. क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाए हुए हैं जिसकी वजह से ये हम ट्रस्ट कर पा रहे हैं इन चीज़ों पे कि डिजिटल डिवाइसेस को हम यूज़ कर पा रहे हैं और इंटरनेट को हम यूज़ कर पा रहे हैं. तो वही होता है हमारा साइबर लॉ. साइबर लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जो पीपल्स क्या करते हैं, पीपल उसको अप्लाई करते हैं, पीपल उनको यूज़ करते हैं. जैसे कि इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइसेस, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया. In India, cyber laws are designed to protect user from online crime and ensure safe. इंडिया के अंदर साइबर लॉ किस लिए डिजाइन किया है, कि यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए. किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर अटैक से. साइबर अटैक्स जैसे मैंने आपको बताया कि आपका डेटा लीक हो गया है, हैक हो गया है, या कोई भी अदर साइबर अटैक्स, कितने साइबर अटैक्स होते हैं, किसी भी तरीके का साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा क्या बनाया गया, साइबर लॉ. कि अगर आप ऐसा करते हो तो जैसे कि कोई भी आप गलत काम करते हो तो आपको अगर पनिशमेंट मिलेगी तो आपको डर रहेगा नेक्स्ट टाइम. अगर आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, वो करते रहोगे. तो इसलिए हमारा साइबर लॉ बनाया गया है कि अगर कोई भी साइबर क्राइम करे तो उसको पता रहे कि उसको पनिशमेंट मिल सकती है या उसके साथ ये दिक्कत आ सकती है, ताकि वो दोबारा वो ना करे. वही सिक्योर यूज ऑफ इंटरनेट की, ताकि हम इंटरनेट का सिक्योरली यूज कर सके. इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉ की, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा साइबर लॉ. प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या करता है, इंडिविजुअल का डेटा और ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सबको प्रोटेक्ट करता है. इंडिविजुअल डेटा, हम अपने डेटा की बात करें तो हमारा डेटा भी आप देखोगे ना, आपको पता नहीं चलता हमारा भी कितना बहुत सेंसिटिव डेटा भी है हमारा, और बहुत वैसे भी डेटा है कि बिल्कुल यूजलेस भी है, बहुत यूजफुल भी है. तो क्या करते हैं, हम इस डेटा को इंटरनेट पे हम अपना शेयर करते हैं. हमारे फोटोज होते हैं, ईमेल होती है, हमारे चैट्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं. हम ग्लोबली ये शेयर हो रही है, हमारे कहीं ना कहीं जाके डेटा स्टोर हो रहा है. तो हमें ट्रस्ट है कि हमारा गवर्नमेंट जो है वो डेटा हमारा लीक नहीं होगा, या वो डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम हमारे किसका है, गवर्नमेंट का है. किसके थ्रू कर रही है, वो साइबर लॉस का यूज करके. तो वही है साइबर लॉ का पहला पॉइंट कि वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारा इंडिविजुअल का डेटा और ऑर्गेनाइजेशन का भी डेटा.
सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्ट सेफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। वही जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप पे कर रहे हैं, अगर मैं किसी को पे कर रही हूँ या मैं किसी को पैसे भेज रही हूँ तो मुझे है कि मेरे पैसे उस तक पहुंच जाएंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। क्योंकि जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आती थी तो बहुत ज़्यादा मैं खुद नहीं करती थी, हम नहीं करते थे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे 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 जब हमने किया, जब हमारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ ये सेफ है, तभी हमने यूज़ किया। ठीक है, वही है कि ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारी सेफली हो सके, तो उसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, साइबर लॉस का। रेगुलेट डिजिटल कंटेंट, की डिजिटल कंटेंट आपको पता है काफ़ी इतना बहुत डिजिटल कंटेंट है, तो उसको रेगुलेट हम किस तरीके से करेंगे, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है साइबर लॉस के अंदर। द प्राइमरी लॉ गवर्निंग साइबर एक्टिविटीज इन इंडिया इज द IT एक्ट 2000। जो हमारा प्राइमरी यानी स्टार्टिंग में जो भी हमारा लॉ था, जो साइबर लॉस को, साइबर लॉ के ऊपर जो हमारा लॉ बना था वो था हमारा IT एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसके अंदर क्या था, पहला पॉइंट है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का लीगल रिकॉग्निशन यानी आप किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपका रिकॉग्निशन होगा कि आप ऑथेंटिकेट पर्सन हैं या नहीं है। अगर आप हैं तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ये किसके अंदर हुआ था, IT एक्ट 2000 के अंदर। वही IT एक्ट रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट एंड डिजिटल सिग्नेचर मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लीगली वैलिड। जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो लीगली वैलिड किस तरीके से होती है, तो वो किसके अंदर था, IT एक्ट 2000 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है साइबर क्राइम प्रोविजन, यानी डिफाइन वेरियस साइबर क्राइम सच एज हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। साइबर क्राइम प्रोविजन यानी साइबर क्राइम से हमारे क्या क्या, साइबर क्राइम्स के अंदर क्या क्या हमारे क्राइम्स होते हैं, ये किस किस तरीके से आ सकते हैं, तो वो हमने किसके अंदर देखा था IT एक्ट 2000 के अंदर, जिसके अंदर बताया गया था कि हमारे क्या हैकिंग हो सकती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन, एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा एंड प्राइवेसी ऑनलाइन। अब उस टाइम IT एक्ट 2000 के अंदर हमारा क्या था कि डेटा को प्रोटेक्शन की, डेटा को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास गाइडलाइंस थी कि हम अपने कोई भी हमारा पर्सनल डेटा उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साइबर अटैक से किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गवर्नमेंट पावर्स की। गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, जैसे कि आपको पता ही है, ये बात तो बिल्कुल इस तरीके से कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि अगर उसको पता चले कि ये वेबसाइट जो है ये गलत वेबसाइट है, ये क्या कर रही है, साइबर क्राइम्स कर रही है, ये साइबर अटैक्स कर रही है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वेबसाइट के साथ, तो वो क्या कर देगी, उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देगी। किसी भी अगर उसको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा भी ऐसा पता चला या कोई भी उनके ऊपर कोई भी क्वेरी हुई या वो कुछ भी दिक्कत आई तो वो क्या कर रही, सीधा उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि टेलीग्राम पे आप देखोगे जो भी n नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं जो हमें क्या दे देते हैं, फ्री में हमारे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा पेड है वो हमें फ्री में कोर्सेज मिल जाता है, अगर उसको पता चल जाता है तो क्या सीधा सीधा कॉपीराइट आ जाता है, वो चैनल बंद हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या है कि किस लिए ये साइबर क्राइम्स ही तो है कि हम पायरेसी कर रहे हैं, दूसरे के जो डेटा है उसको लीक कर रहे हैं, वही चीज़ आती है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है। इसमें ये बताया गया था कि गवर्नमेंट कोई भी वेबसाइट हो या कुछ भी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसको लगेगा कि ये साइबर क्राइम करे तो वो क्या हो जाएगा, वो सीधा उसको ब्लॉक कर देगी या उसको परमानेंटली बैन कर देगी। एडवांटेजेस क्या है हमारे साइबर क्राइम्स के, तो पहला पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ एबल टू कैरी आउट ई-कॉमर्स यूजिंग द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब इस टाइम IT एक्ट के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी कैपेबल हो गई कि वो क्या करने लग गई, ई-कॉमर्स को यूज़ करने लग गई, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यूज़ करने लगे, कि उन्हें इस्टेब्लिश हो गया कि उनको लगने लगा कि हाँ ये सब चीज़ें ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, साइबर लॉ प्रोवाइड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। जो साइबर लॉ ऐसे नहीं कि ये सॉफ्टवेयर को ही हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, ये हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डिजिटल सिग्नेचर हैव बीन गिवन लीगल वैलिडिटी, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है, अब इस टाइम हम किसका यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन जो भी हम करते हैं, कुछ भी हम ऑनलाइन अपना लीगली काम करते हैं या ऑनलाइन कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर मेन रोल प्ले करता है लीगल वैलिडेशन के लिए, कि वैलिडिटी कि ये आप ही हैं या ये डेटा आपका ही है या ये चीज़ आपकी ही है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का। नेक्स्ट है, यहाँ हमारा क्या होता है, साइबर लॉ फिनिश होता है। ये टॉपिक हमने ब्रीफली अच्छे से पढ़ लिया। अगर ये आता है आपको लॉन्ग में तो आपको अच्छे से इस तरीके से बता के ना, जितना मैंने इसमें लिखा हुआ है, जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको ही बता के ना आपको बहुत इजीली फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
जो ये हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप एक बार देखोगे ना, आपको ये खुद भी लिख सकते हो आप, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस टॉपिक में हमें क्या लिखना है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। ये हमारा क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अब इसमें हमें 3 टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है, डिजिटल पर्सनल डेटा एंड प्रोटेक्शन बिल 2023। अब बेसिकली डिजिटल का मीन्स क्या है, जो वर्ड डिजिटल है इसका मीनिंग क्या है। डिजिटली मतलब है कि कोई भी हम डेटा को सेव करें कंप्यूटर में, तो वो क्या है डिजिटली। फिर है पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा जैसे कि मेरे खुद का आधार नंबर, मेरा नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये सब क्या है मेरा पर्सनल डेटा। उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो था इस बिल के अंदर कि हम डिजिटल पर्सनल डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हमने इस बिल के अंदर है 2023। अब ये बिल ऐसा नहीं है कि 2023 में ही ये बिल पास हुआ, उससे पहले ही पार्लियामेंट में 4 बार ये बिल फेल हो चुका था। ठीक है, अब ये बिल फेल हो गया था, लेकिन ये बार बार आ रहा था कि इस बिल में है कुछ कि आप इसको पास करो, कि इसको हम अप्लाई करते हैं। तो क्या हुआ था 18 नवंबर 2022 में गवर्नमेंट ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम जो मेन जनता है यानी पब्लिक है उनसे कंट्रीब्यूट कराते हैं, उनकी राय जानना चाहते हैं कि वो इस एक्ट के बारे में ये या इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं। तो उस टाइम 2022 में 18 नवंबर 2022 में हमारे पास डिजिटली क्या आया कि आप इस बिल को क्या चाहते हो कि पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पब्लिकली ग्लोबली हमारे इंडियन सिटीजन्स ने अपने ओपिनियन दिया कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये अब तक कॉन्फिडेंशियल है, ये अब तक ना मुझे पता ना आपको पता ना ही किसी को पता कि जो हमने डेटा दिया है वो क्या है, या जो हमारे इंडियन सिटीजन्स है उन्होंने क्या सोचा कि ये बिल पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अब तक नहीं पता चला। लेकिन उस टाइम हमारा क्या हुआ था कि जो भी डेटा था वो गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका था, कि वो हम चाहते हैं नहीं चाहते वो गवर्नमेंट को पता होगा कि जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट था वो क्या आया। ठीक है, अब जो इसका मेन मोटिव था, उसका मेन मोटिव था क्या, इज टू एस्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। बेसिकली इस बिल का मेन पर्पस ये था कि हम एक फ्रेमवर्क यानी एक तरीके से ढांचा या एक तरीके से ऐसी जगह बना पाए जहां हम अपना डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। क्यों, क्योंकि आपको पता है डेटा एक जगह से नहीं आता है, डेटा कितनी अलग अलग जगह से हमारा डेटा आता है। तो हम उस डेटा को किस तरीके से स्टोर करें, डेटा को किस तरीके से हमें ट्रांसफर करना है, डेटा को किस तरीके से हमें सेव करना है, वो सब चीज़ हम किसके अंदर करेंगे, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के अंदर। सिंपल है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल था इसके अंदर कि हमारा इसका मेन मोटिव ये था कि हम ऐसा फ्रेमवर्क बना पाए जहां हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। बेसिकली ये है कि अपना जो भी पर्सनल डेटा है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। अब डेटा मेरा नहीं है, आपका नहीं है, कितने करोड़ लोगों का है, तो उन डेटा को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके मेन फीचर्स क्या थे। पहला क्या था, एप्लीकेबिलिटी। पहला क्या था, कलेक्टेड ऑनलाइन, की जो भी डेटा है हम उसको ऑनलाइन कलेक्ट करें। कि मतलब इसको मैं अच्छे से ब्रीफली आपको समझाती हूँ। कलेक्टिव ऑनलाइन यानी जैसे आप किसी भी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो आपको विजिट करने के लिए वो लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन का आता है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर अपनी ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। ये सब क्या है, ये ऑनलाइन आप अपना डेटा किसी वेबसाइट के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आप ऑनलाइन डेटा शेयर कर रहे हैं वो किसके अंदर आता है, हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर ही आता है वो डेटा। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्टेड ऑफलाइन एंड इट्स डिजिटलाइज। यानी आप जैसे किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटल में आप जा रहे हैं, तो वहाँ क्या वो क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन यानी एक रजिस्टर में आपकी डिटेल्स को चढ़ा दें कि आप अपना नेम बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, कहाँ से आए हैं, आपकी पर्सनल डिटेल सारी वो क्या कर रहे हैं, सिंपल अपने रजिस्टर में चढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, डिजिटली कंप्यूटर में उसको अपलोड कर रहे हैं, कंप्यूटर में उसको सेव कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हैं, यानी हम ऑफलाइन से डिजिटलाइजेशन में अपने डेटा को सेव कर रहे हैं। लेकिन हम किस में कर रहे हैं, ऑनलाइन में तो सेव कर रहे हैं ना, तो वो डेटा भी हमारे किसके अंदर आता है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर ही आता है। It will also apply to the processing of personal data outside India if it is for offering goods and services in India। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और वो डेटा इंडिया के अंदर नहीं, कहीं आउटसाइड इंडिया उस डेटा को स्टोर कर रही है, तो वो डेटा भी हमारा किसके अंदर आता है, डिजिटल पर्सनल डेटा बिल के अंदर ही आता है। जैसे कि मेटा क्या है, यहाँ कितने लोग फेसबुक,
ये सब चीज़ें हम सब यूज़ करते हैं। तो ये जो डेटा है ये हमारे इंडिया के अंदर स्टोर नहीं होता, ये आउट ऑफ इंडिया स्टोर होता है। तो वो भी जो डेटा है वो हमारे किसके अंदर आता है, इस बिल के अंदर आता है। ठीक है, इसके में पहला फीचर ये था एप्लीकेबिलिटी। नेक्स्ट है कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है सहमति। कंसेंट का आप मीनिंग समझोगे ना तो सहमति, यानी जैसे आप कोई भी वेबसाइट का एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहीं पे भी विजिट करते हैं तो वहाँ वो लॉगिन करेगा, सब चीज़ें आपसे पूछेगा, तो वहाँ एक सिक्योरिटी वार्निंग आती है कि आपको ये यानी कंसेंट्स आते हैं कुछ की, या आप ये एग्री करते हैं तो आप सीधा क्या करते हैं, पढ़ते वढ़ते नहीं है, हम खुद नहीं पढ़ते, मैं खुद नहीं पढ़ती, तो क्या करते हैं सीधा टिक करते हैं आई एग्री। तो वो सब चीज़ें क्या होती है, कंसेंट्स होते हैं, यानी आप किसी का वो वेबसाइट आपसे बता रही है कि आप जो मेरे साथ डेटा शेयर कर रहे हो वो यहाँ शेयर हो रहा है, या वो इस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं, या उस चीज़ का वो मतलब है। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं जो कि हम उस पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ हम क्या करते हैं आई एग्री और नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं, सिंपल। तो वही है कंसेंट यानी सहमति। पर्सनल डेटा में बी प्रोसेस ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कि आप किसी का भी पर्सनल डेटा तभी ले सकते हैं जब उसकी सहमति हो। ठीक है। थर्ड है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, कि एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या क्या राइट एंड ड्यूटीज हैं उस डेटा को लेकर। एंड इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग प्रोसेस विल हैव द राइट्स, कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मेरा डेटा है तो मैंने किसी वेबसाइट के साथ शेयर किया तो मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं या मेरी क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो वो भी इसके अंदर इस बिल के अंदर थी। तो वो क्या क्या थी, एंड इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग प्रोसेस विल हैव टू राइट्स। ठीक है, पहला राइट क्या था, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, आपने प्रोसेस कर दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस के बाद भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है सीक करेक्शन एंड इरेज ऑफ पर्सनल डेटा, आप जब चाहें उस डेटा को करेक्ट कर सकते हैं, कुछ आपको चेंजेस करने हो, आपका खुद का पर्सनल डेटा, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसको करेक्ट कर सकते हो डेटा को, या उस डेटा को इरेज कर सकते हो यानी डिलीट करवा सकते हो, तो वो आपके पास राइट है। जैसे कि इंस्टाग्राम आप करा सकते हो, इंस्टाग्राम पे आपने अपना पर्सनल डेटा शेयर किया हुआ है, आपने स्टोरीज लगाए हुए हैं, आपने पोस्ट की हुई है, आपने काफ़ी सारी कन्वर्सेशन की हुई है चैट से आपके, तो ये सब चीज़ें आप क्या अगर आपको ये लगता है कि आज के बाद आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना, तो आप अपना जो भी पर्सनल डेटा है उसको आप डिलीट करा सकते हो, ये आपके पास राइट है। इस एक्ट ने आपको ये राइट दिया है कि आप अपने डेटा को, पर्सनल डेटा को परमानेंटली डिलीट करा सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद आपको इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना है, ये है। थर्ड है नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज राइट इन द इवेंट ऑफ डेथ, यानी आपका काफ़ी पर्सनल डेटा है, आपकी अचानक से डेथ हो जाती है, तो आपके पास ये राइट है कि आप कोई भी एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकें कि वो आपके पर्सनल डेटा को देख सके, आपके पर्सनल डेटा को डिलीट करा सके, उसमें अपडेट कर सके, उसके साथ कुछ भी कर सके, तो आप एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये इस एक्ट में है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप अपने पर्सनल डेटा के लिए किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हो। फोर्थ है ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिडुकरीज। डेटा फिडुकरीज क्या होती है, जो हमारे डेटा को कलेक्ट करता है, एक पर्सन होता है जो हमारे डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, तो वही उसको बोलते हैं हम डेटा फिडुकरीज। उसके पास क्या था, रेस्पॉन्सिबल एफर्ट्स होते हैं, इरेज पर्सनल डेटा, हम अपने वो क्या कर सकता है, उसके पास जाके हम क्या करा सकते हैं, अपने पर्सनल डेटा को इरेज करा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, इतना ये 4 पॉइंट्स है, आपको बहुत ब्रीफ में ये लिख कर आने। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। अब डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने क्या बनाया, एक बोर्ड बनाया कि जो डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, जो डेटा की इन सब ये जो बिल है, ये जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, अभी फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, तो इसके लिए क्या बनाया, इस एक्ट के अंदर एक बोर्ड बनाया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। उसका क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे एक इस्टेब्लिश किया एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। ठीक है, अब उसके फंक्शंस क्या थे, मॉनिटरिंग कंपाइलेंस एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज, यानी ये देखते रहना कि जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अगर वो नहीं हो रहे तो उनको क्या करना, पनिश करना। डायरेक्टिंग डेटा फिडुकरीज टू टेक नेसेसरी मेजर इन द इवेंट ऑफ डेटा ब्रीच, वही कि जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो डेटा का पूरा इंफॉर्मेशन रखे कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, हियरिंग ग्रीवेंसेस मेड ऑफ अफेक्टेड पर्सन, यानी अगर ऐसा होता है कि आप अपना डेटा को डिलीट कराना चाहते हैं, आप अपने डेटा को इरेज कराना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर रहे, तो आप किसके पास जाएंगे, आप इस बोर्ड के पास जाएंगे और उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, टेन्योर ऑफ बोर्ड, यानी उसका टेन्योर कितना है, उसका टाइम कितना है,
2 ईयर्स, यानी जो भी उस बोर्ड के अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स मिनिमम या मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 साल का टेन्योर है, वो 2 साल के अंदर हम चेंज करेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड द सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी बोर्ड के अंदर हमारे मेंबर्स आएंगे उनका एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। ऐसे नहीं कि किसी को भी सेलेक्ट कर लिया, मुझे सेलेक्ट कर लिया, कल को आपको सेलेक्ट कर लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस बोर्ड के अंदर जो भी मेंबर्स ऐड होंगे उनके एक पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को जो पास करेगा वो क्या हो जाएगा, उस बोर्ड का मेंबर हो जाएगा। That's all about to डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। आई होप यू आपको समझ आ गया कि जितना मैंने इसके अंदर बताया उतना लिख के आ जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल मीन्स जो होता है हमारा, इंटेलेक्चुअल वर्ड का मीन्स होता है क्रिएशन ऑफ माइंड, यानी आप अपने माइंड से कुछ क्रिएट कर रहे हैं। Intellectual property refer to creation of mind such as invention, literaries, artistic work, design, symbols। आपने खुद से intellectual property ये बताते हैं कि आपने खुद के अपने माइंड से जो भी क्रिएट किया है वो क्या, कोई भी वो इन्वेंशन हो सकता है, लिटरली हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, सिंबल हो सकते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। सिर्फ में क्या है कि वो आपने खुद से, वो यूनिक हो, वो आपने खुद ने क्रिएट किया हो, वही कुछ भी हो सकता है। Intellectual property is protected in laws by, for example, patent, copyright and trademarks। Intellectual property आपने कुछ भी, जैसे कि आपने कुछ भी क्रिएट किया अपने माइंड से, कोई भी सिंबल क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल आपने सिंबल क्रिएट किया, ऐसा हो सकता है कल को मैं यूज कर लूँ सिंबल को, कल को कोई और यूज कर ले, कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर ले, कोई भी यूज कर सकता है उसको। अगर ऐसे होगा तो फिर क्या आप दोबारा अपने माइंड से कुछ क्रिएट करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे। जब आपको पता है कि मेरी मेहनत कोई और यूज कर सकता है तो आप नहीं करना चाहोगे। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी आपने अपने माइंड से कोई भी क्रिएट किया है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने कुछ लॉज बनाए जिनको हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ये 3 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया इंटेलेक्चुअल मीन्स क्रिएटिविटी या आइडिया, प्रॉपर्टी मीन्स ओनर, यानी आपकी खुद की होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास जैसे जमीन जायदाद होती है तो वो क्या होती है, आपकी खुद की होती है, ठीक है। वो किसके अंदर आती है, वो प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो खुद की है आपकी। तो भी इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी ऐसी होनी चाहिए, जो आप क्रिएट कर रहे हो कोई भी चीज वो आपकी ही होनी चाहिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर वही 3 चीज आती है हमारा, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। अब हम पढ़ेंगे पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क क्या होता है। अब पेटेंट क्या होता है, अब पेटेंट इज granted as an exclusive right by the government to the true and first inventor for a limited period of time in exchange for the public disclosure of an invention। यानी कोई भी चीज आपने इन्वेंट की, फॉर एग्जाम्पल जैसे इनके एग्जाम्पल लेके चले कि आपने कोई भी सिंबल क्रिएट किया जो कि बहुत यूनिक है, आपने ही क्रिएट किया है, वो एक्सक्लूसिव है, तो जो उसका फर्स्ट पर्सन है अगर आपने उसको क्रिएट किया तो आपको ये राइट देती है, गवर्नमेंट ये राइट देती है कि आप उसका पेटेंट करा सकें, ठीक है। अगर आपने पेटेंट करा दे तो उसको कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक आप उसका पेटेंट करा सकते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा, पब्लिकली यूज हो जाएगा। जैसे कि कोविड-19 के टाइम आपने क्या था, वैक्सीन। अब वैक्सीन हमारे यहाँ तो नहीं बनी, इंडिया के अंदर नहीं बनी, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन का इन्वेंट किया, जो फर्स्ट इन्वेंटर थे, क्या उन्होंने उसका पेटेंट किया, नहीं किया। अगर वो पेटेंट कर लेते तो वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ वही यूज कर पाता, हमारे पास तक कभी वैक्सीन आती ही नहीं, ठीक है। अब जैसे वॉल्वो कंपनी थी तो उन्होंने क्या, सीट बेल्ट का उन्होंने इन्वेंशन किया था, उन्होंने सीट बेल्ट का पेटेंट नहीं कराया। अगर वो पेटेंट करा लेते तो हम क्या सीट बेल्ट यूज ही नहीं कर पाते, लेकिन क्या हुआ, आज हम सीट बेल्ट का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कोविड-19 का एग्जांपल है। वैलिड ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारा पेटेंट है वो कितने टाइम तक वैलिड रहता है, 20 ईयर्स तक, और उसके बाद वो पब्लिकली हो जाता है कि पब्लिकली पूरे इंडिया में कोई भी उसको यूज कर सकता है, ठीक है। ये हमारा होता है पेटेंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टू एनकरेज इन्वेंशन बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ थ्योरी इन्वेंशन। इसका मेन मोटिव ये होता है कि जो भी हमारे इन्वेंटर है, जिसने इन्वेंट किया, उसको इनकरेज करना कि वो इस तरीके की चीजें दोबारा इन्वेंट करे, ठीक है। अब उसको, जैसे कि ये वीडियो मैंने बनाई है, तो अगर मुझे इस पे, अगर मेरा कोई भी कंटेंट ऐसी सेम वीडियो कोई और भी बना लेगा तो क्या मैं दोबारा बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। मुझे क्या लगेगा कि नहीं, इतनी मेहनत मैंने की है तो उसको तो बनी बनाई मिल गई, मैं नहीं बनाऊंगी आगे से। तो हम क्या, पेटेंट एक ऐसी चीज है, पेटेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो भी जिसने भी चीज इन्वेंट किया, अगर मैंने वो चीज इन्वेंट किया तो वो मुझे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है।
ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो और मैं और चीज़ें इन्वेंट करूँ। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इन्वेंशंस टू द सोसाइटी बाय सिक्योरिंग द वर्किंग, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट उसको प्रोवाइड करना, जो इसने इन्वेंट किया है उसको कुछ बिग अमाउंट देना गवर्नमेंट की तरफ से, या कुछ भी किसी भी तरीके से उसको क्या करना, बेनिफिट पहुंचाना, ताकि वही कि वो आगे इन्वेंशन करता रहे। ये इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब ये जो हमारे पेटेंट है इसके 3 टाइप्स होता है, यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट एंड प्लांट पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट के अंदर क्या होता है, जो केमिकल्स और मशीन्स होती हैं कि किसी ने नया केमिकल इन्वेंट किया है तो वो किसके अंदर आएगा, उसे कौन सा पेटेंट कराना पड़ेगा, यूटिलिटी पेटेंट। किसी ने कोई ऐसी मशीन जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, न्यू मशीन्स उसने कुछ इन्वेंट किया है तो वो किसके अंदर आएगा, यूटिलिटी पेटेंट के अंदर। डिजाइन पेटेंट, आपने कोई भी न्यू डिजाइन क्रिएट किया है, जैसे कि हो सकता है काफी सारे डिजाइन होते हैं, LIC का जो लोगो है वो डिजाइन है, यूनिक है, वही लोग यूज करते हैं, तो उन्होंने डिजाइन पेटेंट कराया हुआ है। वरना तो आज कोई भी यूज कर सकता है लेकिन कोई यूज नहीं करता ना, तो इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं वो पेटेंट कराया हुआ है, तो उनको उस डिजाइन के लिए कौन सा पेटेंट कराना पड़ेगा, डिजाइन पेटेंट। प्लांट पेटेंट यानी कोई भी सीड, हाइब्रिड, कोई भी फर्टिलाइजर हुआ, कोई भी इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी आपने न्यू इन्वेंशन किया है तो वो आपको कौन सा पेटेंट कराना पड़ेगा, प्लांट पेटेंट। आई होप ये पेटेंट आपको समझ आ गया होगा। ये जो आता है ये मैक्सिमम 2 मार्क्स में आएगा, अगर ये आपका आएगा तो, ये लॉन्ग में नहीं आता, या ये सब पार्ट में आएगा। नेक्स्ट होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट तो बहुत इजी है, जैसे कि कॉपीराइट अगर किसी का कंटेंट आप कॉपी करोगे तो वो कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए यूट्यूब का ही बेस्ट एग्जांपल है, अगर यूट्यूब पे आप किसी का कंटेंट कॉपी करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, कि आपके पास मेल पे आ जाता है कि आपने इस चैनल से ये कंटेंट कॉपी किया है, तो दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ लीगल राइट, ये एक लीगल राइट है गिवन टू द क्रिएटर हु हैज ओनरशिप इन लिटरली म्यूजिकल और एनी अदर आर्टिस्टिक वर्क लाइक साउंड रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। ये क्रिएटर के पास एक जो उसका ओनर होता है उसके पास ये ऑथराइज्ड होती है, उसके पास ये पावर होती है कि वो अगर उसको कोई भी कंटेंट उसे लग रहा है कि कहीं और यूज हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, कॉपीराइट कर सकता है। किस किस पे, लिटरली वर्क होता है, म्यूजिकल हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, कुछ भी हो गया, अगर उसका खुद का वर्क है और कोई उसको यूज कर रहा है, सेम कॉपी कर रहा है, तो आप उस पर कॉपीराइट क्लेम बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, एनी वर्क, फ्रेजेस, सिंबल, डिजाइन आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को हम आइडेंटिफाई कर पाए, वो कोई भी, जैसे LIC, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो ये क्या है, एक उसका एक क्या है, टैग लाइन है, तो वो क्या है, वो एक उसका ट्रेडमार्क है कि हम उसको उससे क्या कर पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये LIC है। मुथूट फाइनेंस, उसका लोगो, उसका सिंबल, ये क्या सब क्या होते हैं, ये होते हैं ट्रेडमार्क्स। ठीक है। प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन फॉर योर ब्रांड, ये क्या करता है, अगर आपने किसी चीज का ट्रेडमार्क कराया तो वो आपको क्या करता है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपका जो ट्रेडमार्क है ये आप ही यूज करोगे, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये हमने तीनों पढ़ लिए। इस यूनिट ये वीडियो यहाँ फिनिश होती है, ये यूनिट हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। यहाँ हमने पूरी यूनिट एज पर देयर एकेटिव लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और जो भी मैंने इसमें आपको पढ़ाया आप उतना पढ़ लोगे तो इसमें से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। और इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलता है किसी अगली वीडियो में। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।